यहाँ तो पहला प्यार उनका अभी भी चूरू है। हाँ। वो चूरू छोड़ के कहाँ गए हैं? वो अरे चूरू छोड़ के कहाँ गए हैं? उन्होंने वहाँ ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो उनका हमेशा बिल्कुल बाया नहीं दोनों हाथ रहा है। आपके तो राष्ट्रीय नेता, आपके बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका पुतला फूकने के लिए जो सबसे आगे होता है वो 5 तारीख को टिकट ले आता है सुभाष खंडेला से, भाजपा ज्वाइन कर लेता है। लेकिन मैंने कहीं दावेदारी नहीं की थी, कहीं मैंने आवेदन नहीं दिया था। हालांकि पार्टी के मंथन में मेरा नाम मेरे संज्ञान में भी आया था कि मंथन में नाम था। भाजपा चुनावों के वक्त ये आरोप लगते रहते हैं भाजपा के ऊपर कि चुनावों के वक्त एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। अगर कल को गोविंद सिंह डोटासरा निर्दोष साबित होते हैं तो क्या ये एजेंसियां माफी मांगेंगी कि हमें चुनाव के वक्त नहीं जाना चाहिए था? इससे कोई भी राजनेता इस तरह का जिसका अगर व्यवसायिक काम और कोई नहीं है, उसके पास व्यवसाय की या सिस्टम की इतनी कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर उसके पास कोई धन बल बढ़ता है तो वो कहाँ से बढ़ता है लोग जानते नहीं क्या? भ्रष्टाचार होता है वो दिखता नहीं है क्या? हरिराम जी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ पार्टी का नेता है। इस तरह का नेता छिछला नहीं है कि साहब मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं वोट काट दूंगा, वोट नहीं दिलाऊंगा, तीसरे को दिला दूंगा, भीतराघात कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 160 प्लस सीटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कल नामांकन हुआ था सीकर में, एक हजारों की संख्या में लोग आए थे, आप ही के साथी थे भाजपा के, टिकट नहीं मिला, बागी हो गए और निर्दलीय फोरम लगा दिया 6 तारीख को। जिन्होंने हवा दी है वो हमारे आदमी नहीं है, जिन्होंने उनको हवा दी है कांग्रेस के हैं। मेरी बात, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो विरोधी लोग हैं। देखो ये कोई शादी नहीं है जहाँ फूफाओं की जीजाओं की मनवार हो। अच्छा, दूसरी पार्टी पे भी नजर रखते हैं आपकी पार्टी की, हाँ अगर इसको इस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अपने यहाँ ले के पास आने वाले का अगर हम स्वागत नहीं करते तो हम तो 2 सीटों पे थे 1985 में, हम यहाँ आगे कैसे आते? नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है और इस चुनावी यात्रा में हम गांव शहर में लोगों के मुद्दों को लगातार उठाते आ रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों से सवाल करते आ रहे हैं जो वादे लेकर आपके बीच आ रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आ रहा है, सरगर्मियां तेज हैं, माहौल तेज बना हुआ है, कई सीट हॉट हैं, कई गर्म हैं, कई नरम हैं। और आज हम सीकर की एक ऐसी सीट पर आए हैं जो सीकर में भाजपा की उम्मीदवारी कर रहे थे, भाजपा में अभी ज्वाइन हुए थे और दावेदारी पेश कर रहे थे कि भाजपा उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐन वक्त पर पता चला कि भाजपा ने उन्हें अब की बार सीकर से मौका नहीं दिया। चर्चाओं में यह भी है कि वो लोकसभा की टिकट के लिए हो सकता है मान गए हों तो सीकर में विधानसभा किसी और को दे दी। सारी पहलुओं पर हम बात करेंगे और सीकर की जनता क्या चाहती है अब की बार 2023 में। क्या कमल खिलेगा, क्या कांग्रेस रिपीट होगी, या कल एक फार्म भरा गया था निर्दलीय के तौर पर, काफ़ी संख्या इकट्ठी हुई थी, भाजपा से बागी होकर ताराचंद धायल ने, तो माहौल उधर होगा। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर BL रणवा जी। आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है रणवा जी। नमस्ते। ये सारे घटनाक्रम तो मैंने बता दिए कि सीकर के इर्द गिर्द हो रहे हैं सारे घटनाक्रम। होट भी सीकर की सीट बनी हुई है, लक्ष्मणगढ़ की बात कर लें। सीकर में आप टिकट मांग रहे थे, दावेदारी कर रहे थे, ऐन वक्त पे पता चला जलधारी साहब टिकट ले आए। अब क्या लोकसभा के लिए आप माने हैं या फिर क्या हुआ, क्या प्रकरण हुआ है? देखो ऐसा है, मैंने आपको पहले भी आपने 1-2 इंटरव्यू मेरे किए हैं, मैंने बताया है जी कि मैंने न कहीं आवेदन किया था, न ही कोई मैंने दावेदारी जताई थी। आपके समर्थक मेरी बात, समर्थक कुछ भी कह देंगे, समर्थक सभी के होते हैं, समर्थक कहते भी हैं, लेकिन मैंने कहीं दावेदारी नहीं की थी, कहीं मैंने आवेदन नहीं दिया था। हालांकि पार्टी के मंथन में मेरा नाम मेरे संज्ञान में भी आया था कि मंथन में नाम था, लेकिन मैंने कोई इस तरह की दावेदारी नहीं की। और मैं आपको ये हमेशा क्लियर करता आ रहा हूँ कि मैं इस पार्टी में किसी टिकट के लालच में नहीं आया हूँ। मैं ऐसा सदस्य नहीं बना हूँ जो सिर्फ ये सोचे कि मेरे को टिकट लगे तो मैं यहाँ हूँ, नहीं लगे तो मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए डेडिकेटेड सदस्य हूँ, डेडिकेटेड सदस्य रहूँगा। जैसे ही आपने भाजपा ज्वाइन की तो हम लगातार देख रहे हैं, आप कभी राजेंद्र राठौड़ की सीट पर जा रहे हैं, तारानगर जा रहे हैं, कभी लक्ष्मणगढ़ जो गोविंद सिंह डोटासरा मजबूत स्थिति में लगातार रहे हैं 3 बार से, उनके सामने अब एक कद्दावर नेता हैं सुभाष महरिया, उनके समर्थन में जा रहे हैं। प्रदेश में कई जगह आप एक्टिव हो गए हैं, तो क्या पार्टी ने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि भाजपा को मजबूत करने के लिए आप राजस्थान में निकल जाइए? देखो, पार्टी की जिम्मेदारी का जहाँ तक सवाल है, पार्टी का एक सदस्य होता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पार्टी की सेवा करता है। मैं मेरी क्षमता के अनुसार मैं जहाँ समझता हूँ कि मेरे समर्थक वहाँ मौजूद हैं, मेरे
जो है विचारधारा वाले जो लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैं एज ए समर्थक कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वहां मैं पूरी कोशिश करता हूं। उसमें चाहे कोई सी भी सीट रहे, सीकर की 8 सीटों पे मैं पहले से भी कोशिश करता रहा हूं, आज भी टेलीफोनिकली करें, फिजिकली जाके करें, मिल के करें, नुक्कड़ सभाओं में करें, बड़ी सभा में करें, नामांकन रैली में करें, मैं हर जगह भाजपा के फेवर में जो माहौल बनाने की जहाँ तक मेरे से कोशिश हो सकती है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा। जैसे अभी हम देखें तो कल नामांकन हुआ था सीकर में, एक हजारों की संख्या में लोग आए थे, आप ही के साथी थे भाजपा के, टिकट नहीं मिला, बागी हो गए और निर्दलीय फोरम लगा दिया 6 तारीख को। देखो, उससे पहले 2 फोरम और लगे थे, कांग्रेस ने भी लगाया था, बीजेपी का ने भी लगाया था, और आज उसमें शामिल भी हुए थे आप नामांकन रैली में। क्या देखते हैं सीकर का समीकरण आज की स्थिति में कैसा है? देखो, सीकर में कोई सोचने की बात नहीं है। सीकर में 100% जो सीकर विधानसभा की बात कर रहे हैं, 100% भाजपा विजयी होगी और अच्छे अंतराल से विजयी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आप बात करते हैं हमारे कुछ साथी पथ भ्रष्ट हुए हैं, वो पथ भ्रष्ट हुए हैं, मैं आपको याद दिलाना देना चाहता हूँ कि बहुत से स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री रहा हुआ कैंडिडेट भी पथ भ्रष्ट हुआ है, तो उसका कुछ नहीं हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा का वोटर भाजपा के साथ है, भाजपा की विचारधारा के साथ है, भाजपा के डेवलपमेंट के साथ है, भाजपा के विजन के साथ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष अपने आप को ये समझता है कि मेरे वजह से सारे वोट आ जाएंगे या मेरी वजह से मैं जीत जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड कैंडिडेट को भी यहाँ टिकट नहीं मिला है कि साहब वो कोई बाहरी को मिल गया हो, इस तरह के आदमी को मिल गया हो जिसका वजूद नहीं हो, ऐसी स्थिति कहीं होती है तो वहाँ इस तरह की संभावनाएं कई बार हो जाती हैं, लेकिन सीकर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो मेरे जो भी साथी आप जैसे कह रहे हैं कि किसी ने, अगर हमारे किसी साथी ने दूसरी जगह जा कर के या दूसरे संगठन में जा कर के या निर्दलीय रूप से अगर इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की है, तो मेरा तो उनसे अनुरोध ये रहेगा कि वो पार्टी के साथ बने, अपना नाम वापस लें, ताकि पार्टी मजबूत हो सके। किसी इंडिविजुअल सदस्य का कुछ नहीं होता है, जो बाहर कभी गए उनका भी आप उदाहरण देख लीजिए, वापस आना ही पड़ा है। इसलिए पार्टी से बाहर जाएंगे तो आपका वजूद कम होगा, आपकी स्थिति कमज़ोर होगी। पार्टी किसी भी स्थिति में कमज़ोर होने वाली नहीं है, पार्टी मजबूत स्थिति में है। एक आदमी के, एक सदस्य के चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई इंस्टीट्यूशंस चलती हैं, उसके कई बार प्रिंसिपल हट जाते हैं, कई बार उसके लेक्चर छोड़ के चले जाते हैं, इसका मतलब इंस्टीट्यूट ख़त्म थोड़ी हो जाता है। तो इस इंस्टीट्यूट को, इस भाजपा रूपी संस्था को कभी किसी भी सूरत में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हालांकि हमारे लिए हमारा एक एक वोटर इम्पोर्टेंट है, हम हमारे सब लोगों की इज्जत करते हैं। कुछ समय के लिए हो सकता है किसी सदस्य को ये पीड़ा रही हो कि साहब मेरा नाम हो सकता है, हर आदमी को लगता है कि मेरा नाम हो सकता है आगे था, 1 नंबर पे था, सर्वे में मैं आगे था। कहीं अगर इस तरह की बात दिमाग में रहती है तो वो पार्टी के अंदर बैठ के करने की बातें होती है, नहीं कि दुनिया में दिखाने की बातें। बिल्कुल, आपने 2 चीज़ें कही। एक तो टिकट किसी ऐसे आदमी को नहीं मिला जो चर्चाओं में नहीं था, एक टिकट ऐसे आदमी को मिला जो पार्टी में लंबे अरसे से है, स्थानीय है। लेकिन पार्टी से बगावत भी उसी ने की है जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा था, पार्टी के लिए धरातल पर जिसने 5 साल काम किया, जिला प्रमुख बना है पार्टी के सिंबल पर, और ऐन वक्त पर उसे दरकिनार कर दिया जाता है। ना मनाने की कोशिश की जाती है, ना मान मनवार होती है, देखो उसको अलग थलग देखो, ये कोई शादी नहीं है जहाँ फूफाओं की, जीजाओं की मनवार हो। ये हमारा आप सब मानते हैं नहीं, ये मजबूत मेरी बात कैंडिडेट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि 5 साल तक आदमी सिर्फ एक ही मोटिव के लिए काम करता है? इतने सदस्य काम करते हैं, आप ही कह रहे थे कि 15 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को मिला है, तो इसका मतलब ये 14 उम्मीदवार विपरीत में चले जाएंगे तो हमारा समाज कहाँ रहेगा, हमारी संस्था कहाँ रहेगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहेगी? लड़ाई हमारी उस समय तक होती है जब तक पार्टी सिंबल नहीं देती, तब तक हम सब कोशिश करते हैं। दूसरी बात, जिन सदस्यों के बारे में आप कहेंगे कि वो सदस्य मांग रहे थे, 5 साल तक मेहनत कर रहे थे, 8 साल तक मेहनत कर रहे थे, किसी ने 30 साल मेहनत कर ली, किसी ने ताजिंदगी मेहनत कर ली, कोई हो सकता है भाजपा के ही कुनबे में पैदा हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा एमएलए ही पैदा हुआ है या एमएलए ही बनेगा, तो फिर तो राजा वाली प्रवृत्ति हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि पार्टी ने क्या उनका कभी सम्मान नहीं किया? क्या पार्टी में उनको कोई पद नहीं मिला? क्या पार्टी में वो किसी पद पे नहीं थे? हर आदमी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि मैं उससे और ऊंचे पद पे जाऊं। इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि साहब आपको ये पद दिया हुआ है। पार्टी ने अगर किसी सदस्य को अच्छी स्थिति में रखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग हमारे मंत्री रहे हैं,
पार्टी ने उसको मंत्री बना दिया, आज बागी होकर के वो कहता है नहीं नहीं मैं भाजपा की ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप समझिए, अगर आपके घर में आपने किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को अगर इंजीनियर बना दिया बच्चे को, और वो कहता है नहीं नहीं मेरे को तो घर में ये नहीं किया तो मैं तो ये आपको छोड़ के चला जाऊंगा, तो उससे मैं कहता हूं कि कर्तव्य से हटा हुआ कोई आदमी नहीं होगा। उसके लिए मैं कोई शब्द यूज नहीं करना चाहूँगा। इसलिए भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ता की, अपने नेता की कदर करती है, इज्जत करती है, जगह उसके लिए बख्शी जाती है, जगह होती है और जगह उनको दे भी रखी है। उसके बावजूद कोई ये समझता है कि नहीं मेरे को तो यही बनाओगे, तो आज मैं सोच सकता हूँ बैठ करके कि नहीं साहब मैं तो योग्यता रखता हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं उम्मीदवारी पेश करूँ, मैं समझूँ कि मैं ये हूँ, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर मैं उस पद के लिए या उस बात के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाता हूँ तो मैं मेरे परिवार को छोड़ दूँ या परिवार से दूर चला जाऊँगा। ये गलत है। अब इसी टॉपिक में मेरा आखिरी सवाल है। कांग्रेस के लिए ही सीकर की सीट मजबूत मानी जाती है लगातार, कि सीकर कांग्रेस के लिए सेफ सीट में से एक आता है। यहाँ भाजपा मजबूती से उम्मीदवारी की है, आपने जैसे बताया कि हम सब लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन अभी भाजपा से बागी होकर जो ताराचंद धायल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भरा है, लगाया है, अभी उठाने का वक्त जरूर बचा हुआ है, विड्रॉ भी हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति में ये 3 कैंडिडेट हैं। ऐसी स्थिति में अगर सियासी समीकरण हम समझे तो इससे तो भाजपा कमजोर हुई है, क्योंकि भाजपा के साथी अलग हुए हैं, तो कांग्रेस को दोबारा से मिल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भाजपा में। मेरी बात सुनिए, आप यहाँ त्रिकोणी की तो बात ही नहीं कर सकते, यहाँ 1 to 1 काम है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस ही 1 to 1 है और कुछ नहीं है। जिस कैंडिडेट्स की आप बात करते हैं, जो भी हमारे भाई हो सकते हैं, जो दूर हो, भाई थे आपके, हैं ही, अभी भी हैं, रहेंगे हमेशा। ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि उनको जिन्होंने हवा दी है वो हमारे आदमी नहीं है। जिन्होंने उनको हवा दी है कांग्रेस के हैं। मेरी बात, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो विरोधी लोग हैं जो हवा में उनको रखना चाह रहे हैं। आदि भीड़ का भी कुछ पार्ट, कुछ और चीज़ों को उनको मैनेज करके ऐसा चढ़ाया गया है कि आप जीत सकते हैं, आप बहुत बड़े उम्मीदवार हैं, बहुत बड़े कैंडिडेट हैं। हाँ, नो डाउट तो हमारे साथी सारे ही बड़े हैं, हमारे सदस्य सारे ही बड़े रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं समझा जाना चाहिए कि जिन लोगों ने उनको हवा दे दी है, पार्टी सब कुछ है, पार्टी। दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट दूसरी साइड का कहाँ कमज़ोर है, आप बताइए। अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ आप टिकेंगे कहाँ? अगर आपकी स्थिति, पहले भी मैं देखता रहा हूँ, विपरीत पार्टियों में भी यहाँ बागी खड़े होते रहे, उनकी क्या स्थिति रही है, हमारी पार्टी में भी कहीं बागी खड़े हुए तो उनकी क्या स्थिति रही है, सबको जग जाहिर है। इसलिए सोचना नहीं चाहिए किसी को कि पार्टी से अलग होकर के, मैं कह रहा हूँ एमपी के एक मुख्यमंत्री रही, कैंडिडेट थी हमारी, और वो पार्टी छोड़ के गई थी, उसकी क्या हालत हुई थी सबको पता है। इसलिए किसी भी पार्टी में अगर मजबूत जो परिवार है, उस परिवार को छोड़ करके सदस्य अपना समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, वो ऐसा होना बहुत ही कम संभव होता है कि वो अपना बहुत बड़ा वजूद दिखा देगा। बिल्कुल। हाल ही में आप तारानगर दौरे पर थे, और तारानगर सीट भी अब की बार ज़बरदस्त राजस्थान में चर्चाओं में है, क्योंकि लगातार चूरू में राजेंद्र राठौड़ रहे, चूरू से हेडक्वार्टर, जिले के हेडक्वार्टर से वो जीतते आए, और अचानक पता चला कि वो तारानगर चले गए। क्या समीकरण? नहीं, चले कुछ नहीं गए। तारानगर और चूरू में कोई फर्क नहीं है, तारानगर और चूरू एक ही जगह है। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले बता दिया था कि चूरू नहीं किसी का बताने, अगर मान लो कोई कहीं लोग कोई सक्रिय है, हो सकता है कि राठौड़ साहब, हो सकता नहीं थे, उन्होंने कहा मेरी बात कहने की प्यार चूरू है, कहने की जरूरत ही नहीं। हाँ, तो पहला प्यार उनका अभी भी चूरू है। वो चूरू छोड़ के कहाँ गए हैं? वो अरे चूरू छोड़ के कहाँ गए हैं? उन्होंने वहां ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो उनका हमेशा बिल्कुल बाया नहीं दोनों हाथ रहा है। ऐसे आदमी को उन्होंने ऐसे आदमी का टिकट काट भी लिया उन जहांगीर साहब का, जो उनका बाया दाया दोनों था। नहीं, काटा कहाँ है? काटा का नहीं, जहांगीर साहब ने खुद ने कहा है कि साहब आप आइए, मैं इस जगह को सफल नहीं कर पाया हूँ, आपको सफल करनी है, क्योंकि 2 चुनाव लगातार हम लोग वहाँ से जीत गए थे, तीसरा चुनाव हम अगर वहाँ से नहीं जीत पाए, या तो जो भी है नंदलाल जी के बाद में ये जो आपके जहांगीर साहब आए, उस समय किसी समीकरण के कारण नहीं जीत पाए, तो उन्होंने कहा जो चीज़ मैं व्यक्त नहीं कर पाया, जो चीज़ अभिव्यक्ति मैं यहाँ नहीं दे पाया, उन्होंने खुद ने कहा है कि एक नहीं, यहाँ ऐसी 10 सीटें इनके लिए न्यौछावर हैं, हमारे राठौड़ साहब के लिए। तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि कोई छोड़ के गया है या आ गया है, किसी को यहाँ से वहाँ टिकट दे दिया गया है। जिस टिकट की आप बात कर रहे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, जिन शख्स की आप बात कर रहे हैं, वो क्या सफल हो जाएंगे? या आप देख लीजिए, तो किसी जगह बैठे रहने से सफलता आती है? हमारे पहले मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी रहे, हर जगह से लड़ते रहे, 2-2 जगह से लड़ते रहे, 2-2 जगह एक साथ जीतते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हारता भी आदमी, जीतता भी है। हारना जीतने के लिए आदमी थोड़ी है।
आदमी अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए उन पार्टी को लगता है कि यहाँ मेरे को और मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत है, वहाँ वो पार्टी उसका उपयोग करती है। उन्होंने पार्टी ने राठौड़ साहब का वहाँ उपयोग उचित समझा तो वहाँ किया, इसमें क्या दिक्कत। डॉक्टर साहब, ये तो चलो आपने बताया अपने कैंडिडेट के बारे में, लेकिन चर्चाओं में यही था कि चूरू से वो तारानगर चले गए हैं क्योंकि चूरू में ज़मीन खिसकने वाली थी। खैर, जो भी पार्टी का आपका मसला रहा होगा, पार्टी ने जो उचित समझकर निर्णय लिया होगा, लेकिन हाल ही में सीकर एक बार चर्चाओं में आ गया था। भाजपा चुनावों के वक्त ये आरोप लगते रहते हैं भाजपा के ऊपर कि चुनावों के वक्त एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, और सीकर के बड़े नेता, राजस्थान के बड़े नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर रेड पड़ती है ईडी की। लगभग 8-9 घंटे लगातार रेड चलती है, कुछ नहीं मिलता है, और आरोप लगते हैं कि भाजपा चुनावों के समय कमजोर करने के लिए सारे षड्यंत्र रच रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, ये जो एजेंसियां जो भी होती हैं, चाहे अपने राजस्थान की आपकी भ्रष्टाचार वाली एजेंसी एसीबी हो, कोई दूसरी सीबीसीआईडी हो, एसीबी ने कार्रवाई की है, मेरी बात सुनिए, ईडी पे ईडी हो, सारी संस्थाएं स्वतंत्र हैं। किसी जैसे अपने न्यायपालिका की बात करेंगे तो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनको किस समय क्या करना है, कहाँ क्या करना। मेरी बात तो सुनिए, आप जिस एसीपी को भ्रष्टाचार का बता दिया। मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार के लिए जो संस्थाएं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो संस्थाएं बनी हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, चाहे वो राजस्थान की हैं, चाहे वो स्टेट की हैं, न्यायालय कहीं का भी हो, हमारा हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। उस पर किसी को अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है, न मेरे को है न किसी अन्य को है। अगर कोई संस्था, जैसे मान लो पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा था, और उस पेपर लीक के कारण ही ये ईडी की कार्रवाई चल रही है, और ये आज से नहीं चल रही है, कई महीनों से चल रही है। जहाँ तार जुड़े मिल रहे हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, या कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी सिस्टम का आदमी हो, अगर वहाँ संवैधानिक रूप से ये दर्शाता है कि वो अगर कार्रवाई कर सकते हैं, माकूल कार्रवाई कर सकते हैं, और ये कहना कि कहीं क्या सबूत मिला या नहीं मिला, संस्थाएं हमेशा डिस्क्लोज नहीं करती हैं। ये डिस्क्लोज करने लायक चीज़ें भी नहीं होती हैं। जो चीज़ डिस्क्लोजेबल होती है वही डिस्क्लोज होती है। अभी कार्रवाई चल रही है, अगर आदमी स्वच्छ है, कुछ है ही नहीं उसके पास, तो उसको डरने की, उसको मुद्दा बढ़ाने की कहाँ जरूरत है। कमज़ोर क्यों होगा आप बताओ? कोई भी आदमी, आप कह रहे हो कि साहब इसके कारण कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर कैसे होगा? आज मेरे घर में कोई आकर के देखे कि डॉक्टर साहब के साथ क्या क्या पड़ा है, मुझे पता है ये 4 सोफे हैं, 4 प्लेट हैं, 4 ये चीज़ें हैं, देख लेगा, क्या करेगा हमारा? मेरे पास भी इनकम टैक्स आया है, दूसरी चीज़ें आई हैं, तो आते रहते हैं ना। उनका सर्च का विषय होता है, उनके दिमाग में लगता है कि यार किसी आदमी ने कोई चीज़ छुपाई होगी, नहीं छुपी तो नीट एंड क्लियर। आज मैं नीट एंड क्लियर हूँ, कल हो सकता है जो भी जिसके लिए भी आप बात करते हैं, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो नहीं है, क्या बात हो गई? अगर निकलेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी हो। डॉक्टर साहब, समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ एक बात अक्सर कही जाती है कि झूठ को अगर बार बार आप चिल्ला कर बोलोगे तो एक बार वो सच मान लेंगे लोग। और ऐसे वक्त में जो परीक्षा की घड़ी है दोनों ही पार्टी के लिए, लोकतंत्र का पर्व है, और ऐसे स्थिति में अगर किसी इंसान को आप बार बार कह रहे हैं कि ये फला आरोप में ईडी आई है, फला आरोप में ईडी आई है, और ये माहौल बनाकर आप उसका फ़ायदा ले लें, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अगर कल को गोविंद सिंह डोटासरा निर्दोष साबित होते हैं तो क्या ये एजेंसियां माफ़ी मांगेंगी कि हमें चुनाव के वक्त नहीं जाना चाहिए था, इससे नुकसान हुआ उनका? नहीं, ये कोई इंसिडेंस हो सकता है, कोई नहीं चुनाव। नहीं, मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये है कि ये जो भी एजेंसियां, जिनको संवैधानिक एजेंसियां हैं, और जो एजेंसियों पे किसी भी सरकार का कायदे से कोई इंटरवीन नहीं होता, उनके बारे में हमें कायदे से कोई उत्तर देना ही नहीं बनता है। ईडी कब आएगी, कब क्या करेगी, इनकम टैक्स वाले, आज जैसे पुलिस है, आप किसकी सर्च कर रही है? आप मेरी गाड़ी की भी सर्च करेगी, उसकी भी करेगी, इसकी भी करेगी। आप कह दो नहीं ये तो एमएलए उम्मीदवार है, इसकी गाड़ी रुका करके क्यों सर्च कर ली, उसमें कुछ भी नहीं मिला, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। उनकी जो ड्यूटीज है वो ड्यूटी निभा रहे हैं। इसमें ये सोचने वाली कि ये आ गया और ये चला गया, ये जनता को सब मालूम भी है कि किसके पास कब क्या था और आज क्या हो गया। ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी है भाई। किसी आदमी ने अगर मेहनत करके कमाया तो उसकी गिनती है कि मेहनत करके कमाया है, और किसी ने अगर दूसरे दरवाजे से कमाया तो ये सबको पता है ना। जब कोई भी राजनेता इस तरह का, जिसका अगर व्यवसायिक काम और कोई नहीं है, उसके पास व्यवसाय की या सिस्टम की इतनी कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर उसके पास कोई धन बल बढ़ता है तो वो कहाँ से बढ़ता है? लोग जानते नहीं क्या? भ्रष्टाचार होता है वो दिखता नहीं है क्या? भाई आप बताइए कि बड़े बड़े लोग हैं विपरीत पार्टी के आज की तारीख में, और उनके पास में इतना बड़ा सामान है, अगर उनकी कोई फैक्ट्री नहीं चलती है, कोई और चीज़ नहीं है, और फैक्ट्री चलती है तो फैक्ट्री आई कहाँ से? आज एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास फैक्ट्री नहीं आई, उनके पास कहाँ से आई?
मैंने 50-50 रुपये करके ही 2 रुपये करके एक छोटा सा अस्पताल खड़ा कर पाया हूँ। तो वो लोग जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं हो, कोई सिस्टम नहीं हो, कोई जरिया नहीं हो, जो पॉलिटिक्स को अपना व्यवसाय लिखते हों, तो ये तो बिल्कुल त्रासदी है ना अपने देश की। आप बताइए पैसा कहाँ से आता है उनके पास? इसका मतलब भ्रष्ट तंत्र से आया है। साबित कर पाए नहीं कर पाए। कोई आदमी अगर मर्डर करके कोर्ट में छूट जाता है, इसका मतलब निर्दोष है क्या? कोर्ट न्यायपालिका उसे निर्दोष नहीं नहीं, कई बार न्यायपालिका हमेशा लिखती है कि मेरे यहाँ चाहे 20 आदमी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो वो हमेशा कई बार आपको उस समय उस चीज़ का फ़ायदा दे देती है कि इसको कोई साक्ष्य हमें दिख नहीं रहे हैं, इसलिए इसको उस चीज़ का फ़ायदा देते हुए छोड़ रहे हैं, नहीं कि हमें इसको निर्दोष साबित कर रहे हैं। इसी स्थिति में छूटते हैं लोग। तो इस छूट जाने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो निर्दोष ही है बिल्कुल। आपको और हमें अगर पता है कि भला आदमी ने ये जुर्म किया है और वो किसी कारणवश से न्यायपालिका से किसी कारण से बच के निकल जाता है, तो समाज समझता है। ये तो समाज कानून समाज व्यवस्था पे समाज सवाल मेरी उठता बात है। सुनिए, कानून अपनी जगह है, लेकिन भ्रष्ट लोग हैं या भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं उनको बखूबी जनता जानती है और वो अपने सिस्टम पे और समय पे सिखा देती है सब। ये कहीं ना कहीं उन एजेंसियों का फेलियर है ना, उनको सबूत नहीं मिल पाए, वो साक्ष्य नहीं जुटा पाए। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, राजस्थान में आप मेरी बात सुनिए। आप संवैधानिक संस्थाएं कौन बनाता है, कहाँ से बनती हैं, कौन उनके सदस्य होते हैं? हमारे ही भाई, हमारे ही लोग उसमें बैठे होते हैं, हमारा ही दिमाग उसमें बैठा होता है। 100% दुनिया में कोई यही चीज़ ही नहीं है, आदर्श कुछ दुनिया में चीज़ ही नहीं है। लेकिन जो मूल उद्देश्य न्याय का है वो ये है कि चाहे कितने लोग निर्दोष छूट जाएं, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे कितने ही निर्दोष छूट जाएं। ये मूल मंत्र है अपने न्यायपालिका का। तो अगर ये ऐसी चीज़ में अगर कोई छूट जाता है उस चीज़ का लाभ लेकर के, तो इसका मतलब ये थोड़ी समझ लिया जाए कि साहब इसमें कुछ भी नहीं था। जब आपको दिखता है, हमें दिखता है, हमारे राजनेता जो आज आय दिखा रहे हैं, जो भी समझ लीजिए, उनकी आय अगर जो दिखा रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे पास गाड़ी नहीं है, कोई कह रहा है मेरे पास साइकिल ही नहीं है। भाई तुम लोग ये इस स्थिति में बैठे हो, बड़े बड़े उनमें यात्रा करते हो, लोगों को तो सब पता है ना। आप अगर अपने नाम से कोई नहीं खरीद करके चीज़ किसी तीसरे के नाम से डालते हो भ्रष्ट तरीके से, तो ये चीज़ तो दुनिया तो समझती है। दुनिया अपने आप फैसला कर दे कि इसमें अपने को कोई वक्तव्य देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दोषी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया और जो हमारा मतदाता है वो बिल्कुल हर चीज़ को समझता है और वो उसके हिसाब से ही वोट करेगा। उसका इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि किसके क्या आ गया और क्या हो गया। चलिए, तो आखिर में ये बता दें कि अभी लक्ष्मणगढ़ में स्थिति कैसे है? दोनों ने नामांकन दर्ज कर दिया है, हनुमान बेनीवाल ने भी वहां अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, 3 उम्मीदवार हो गए हैं अभी। क्या लगता है कि आज की स्थिति में देखो कौन कैसे मजबूत होगा, देखो, कैसे समीकरण है, नहीं कौन आमने सामने? समीकरण का देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। दाताराम ये आपका जो जिसका नाम ले रहे हैं आप, लक्ष्मणगढ़ का भी, तो लक्ष्मणगढ़ में जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, हमारा जो कैंडिडेट है हमेशा 30 से 35 हज़ार आगे होता रहा है। वोट हमारे बिखराव होता रहा है, कटते रहे, उसकी वजह से हम लोग जो है दूसरे चुनाव हारते रहे हैं। अब स्थिति आमने सामने की है, दूसरे लोगों की हम नहीं समझते कि कहीं टक्कर है। हालांकि सदस्यों की संख्या, चुनाव लड़ने वालों की संख्या काफ़ी हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, मुझे आइडिया नहीं कितने लोगों ने फार्म वहाँ से और भर दिया है। पर उसमें कोई हमारा वोट का कहीं बिखराव हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वोट हमारी जगह है। हरिराम रणवा मंच पे नहीं दिख रहे हैं। नहीं, हरिराम जी के टिकट पास की दावेदारी मेरी कर रहे बात थे। सुनो, हरिराम जी के पास में नहीं, कल भी मेरे साथ थे हरिराम जी, और हरिराम जी के पास अपनी कई और व्यस्तताएं हैं, वो वहाँ व्यस्त हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हरिराम जी उनके साथ नहीं। हरिराम जी मन से पार्टी के साथ हैं। हरिराम जी से मेरी भी बात हुई है, हमारे उच्च नेता हैं उनकी भी बात हो रही है। हरिराम जी कहीं भी रुष्ट नहीं है कि साहब मेरे को टिकट नहीं आया तो मैं काम नहीं करूंगा। तो इसलिए हरिराम जी के बारे में आप ऐसा कभी नहीं सोचें। हरिराम जी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ पार्टी का नेता है। इस तरह का नेता छिछला नहीं है कि साहब मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं वोट काट दूंगा, वोट नहीं दिलाऊंगा, तीसरे को दिला दूंगा, भीतराघात कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और आपको हम आज यहाँ कह रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार मिनिमम वोट से सुभाष महरिया विजयी होगा, जो आपको 3 तारीख को पता लग जाएगा, 3 दिसंबर को। सरकार किसकी बन रही है राजस्थान में? किस बहुमत से सरकार बन रही है? आप लगातार 21 सीटों पर शेखावाटी में आप घूम रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि शेखावाटी को जिता के लाए, क्योंकि शेखावाटी हमेशा कांग्रेस के लिए मजबूत रही है। तो वर्तमान स्थिति में शेखावाटी को कैसे देखते हैं आप? देखो, शेखावाटी भी पूरा सहयोग कर रही है, पूरा राजस्थान सहयोग कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में। मैं तो कह रहा हूँ 160 प्लस आनी है। पहले भी कह रहा था, आज भी स्थिति और सुधार हो रहा है। देखो, बहुत जगह नेक टू नेक मुकाबला होता है, वहाँ कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन 160 प्लस सीटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। समय के साथ सब समीकरण बदलेंगे,
जहां आपको लग रहा है कि कोई हमारा भाई भी हमसे दूर है, वो हमारे साथ आएगा। अभी समय है चुनाव में, बिल्कुल सब सही रहेगा, कोई बागी शब्द रहेगा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। सब लोग साथ लग करके चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आखिर का सवाल डॉक्टर साहब, अभी भाजपा में जो नए 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 लोग आए हैं, वो लोग आए हैं, टिकट ले आए हैं, एक आप ही बचे जो टिकट नहीं लेके आए और पार्टी में बने हुए हैं। क्योंकि दो मामले देख सकते हैं आपके खंडेला में, एक रात को पार्टी ज्वाइन करते हैं, अगले दिन सुबह खबर आती है कि भाजपा के उम्मीदवार हो गए हैं। वैसे एक बड़े छात्र नेता हुए हैं राजस्थान में, रविंद्र सिंह भाटी, जो भाजपा ज्वाइन करते हैं और उनका ज्वाइन करने के बाद में टिकट कट जाता है। ऐसी नहीं नहीं, मैं पहले भी कहा मैंने कि साहब मैंने तो टिकट के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं करी। मैंने ऐसी कोई पार्टी से डील नहीं करी कि मैं साहब आप मुझे टिकट दोगे तो ही मैं पार्टी में हूँ, और न मैंने टिकट मांगा। टिकट मंथन में अगर मेरा नाम होना मेरे लिए तो गौरव का विषय है। मैं एमएलए के तो ये नहीं, मेरी बात सुनिए, एमएलए के लिए मैं टिकट नहीं मांग रहा था, लेकिन पार्टी को 2-3 जगह लग रहा था कि हमें हमारे नाम पे विचार किया जा सकता है, तो पार्टी ने विचार किया है। विचार करके पार्टी को जहाँ जैसा लगा, पार्टी को लगा कि ठीक है यहाँ हमारे पास माकूल कैंडिडेट हैं, तो मैं तो पार्टी के साथ लगा हुआ हूँ, लगा रहूँगा। मेरे कोई दावेदारी का कहीं प्रश्न उठा ही नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे समर्थकों की बात अलग हो सकती है। तो ये सोचना कि साहब मेरे को टिकट मिलना था और नहीं मिला या कटा है, ऐसा शब्द मेरे लिए तो उपयोगी नहीं है। दूसरा, जिनके लिए आप बात कर रहे हैं कि साहब फलां जगह जो रात में कैंडिडेट दोपहर में आया, रात को उसको टिकट दे दी गई, तो उस पर भी कोई एक दिन में पार्टी पे विचार नहीं हुआ। पार्टी का लंबा मंथन चलता है और पार्टी ऐसे विषयों पे स्ट्रेटेजिकली विचार करती है। हमारे बड़े नेता विचार करते हैं कि कहीं कोई ऐसा आदमी जो वास्तव में अच्छा है लेकिन वो दूसरी साइड में बैठा है और वो किसी कारणवश। अच्छा, दूसरी पार्टी पे भी नजर रखते हैं आपकी पार्टी की, हाँ अगर इसको इस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अपने यहाँ ले आओ। नहीं नहीं नहीं, आप ले आओ वर्ड गलत है। हमारे यहाँ कोई आता है तो उसका स्वागत है। ले आओ का कोई शब्द ही नहीं है। नजर रखने का भी कोई अभी नहीं आपने नहीं, कहा ना चुनाव कि चुनाव- मेरी बात सुनो, चुनाव ऐसी चीज है जहाँ दोनों मकसद रहते हैं आदमी के कि आप अपनी छवि को बिना खराब किए हुए आपको चुनाव जीतना है। उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी जरूरी होती है वो बनाती है पार्टी। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि इसको ले आओ और इसको तोड़ दो और इसको जोड़ दो, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर किसी सदस्य का आप एक्स जगह या वाई जगह है और आप हमारी विचारधारा से हमारे विचारधारा में विश्वास रखते हैं और आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आज कितना भी बड़ा पार्टी का किसी का नेता अगर हमारे यहाँ नेता या उसका कार्यकर्ता आज हमारे साथ जोड़ता है, भाई आप समझिए कि वोट तो मान लो अपन सीकर की बात करें तो वोट तो 2,90,000 जा रही है ना। आप ये तो नहीं है कि भाई नीम का थाना को ला करके नीम का थाना के कैंडिडेट को यहाँ या नीम का थाना के वोटर को ला करके यहाँ जोड़ लेंगे। वोट तो आपके वही हैं, वही इधर उधर होने हैं, वही नेता इधर उधर होने हैं, वही सब चीज़ें इधर उधर जानी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आने वाले का अगर हम स्वागत नहीं करते तो हम तो 2 सीटों पे थे 1985 में, हम यहाँ आगे कैसे आते। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, तो आने वाले का हमेशा स्वागत होता है। देखा ये जाता है क्या इस कैंडिडेट के आने से क्या हमारी पार्टी मजबूत होगी, एक बात, क्या इसके आने से हमारी विचारधारा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या इसके आने से हमारी छवि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति जहां होती है हम सबको लेने को तैयार हैं, जो भी आने को चाहिए। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें पार्टी, कोई भी आदमी, तो हम तैयार हैं। पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है किसी भी पार्टी में। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जब ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक परिवर्तन यात्रा जो चली थी, उससे पहले शायद मेरे ध्यान में आप किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते थे। भाजपा से पहले किसी पार्टी में गए हैं आप? नहीं, मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। मेरे को विचारधारा ठीक लगी तो मैं इधर आ गया। यही चीज मैं लेके आना चाह रहा हूँ कि परिवर्तन का आपने उस समय समर्थन किया था और उसी टाइम से अंदाजा लगाया जाने लगा कि डॉक्टर साहब की विचारधारा इस पार्टी से मेल खाती है। हो सकता है कि चुनाव के समय ये तैयारी करें, हो सकता है पार्टी इनको मौका दे और हो सकता है पार्टी ज्वाइन कर लें जल्दी, और आपने पार्टी ज्वाइन कर ली विचारधारा से सहमत होकर। लेकिन आप ये एक बात बताएं कि जो आदमी ईडी की कार्रवाई होती है सीकर में, तो मोदी का पुतला फूकने के लिए सबसे आगे होता है। आपके तो राष्ट्रीय नेता हैं, आपके बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका पुतला फूकने के लिए जो सबसे आगे होता है वो 5 तारीख को टिकट ले आता है सुभाष मिल खंडेला से, भाजपा ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसा हृदय परिवर्तन अचानक कैसे हो जाता है इन नेताओं का, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखो, आपके बड़े नेताओं का नहीं, अगर आप नहीं, ऐसा आपके संज्ञान में होगा, मेरे संज्ञान में ये चीज है भी नहीं कि साहब किसने क्या। मेरी बात सुनिए, ठीक है, कहीं मेरे टच में नहीं आया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जहाँ आदमी रहता है, अगर आदमी कोई मिलिट्री में है, वो हमारा मतलब जिस भी प्लाटून का सिपाही है, जिस भी प्लाटून का कमांडर है, उस प्लाटून के कमांडर का जो एम होता है सामने वाले को नेस्तनाबूद करना, जी और उस एम के लिए वो समर्पित रहता है। जी तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये अगर मान लो कि हमारा जो भी सिपाही जहाँ जिस सीमा पे तैनात है, वो सिपाही बिल्कुल अपनी तन्मयता से जिस प्लाटून कमांडर का आदेश है उस आदेश की पालना करते हुए उस पालना को डिसओबे नहीं करता है और वो काम करता है, तो वो आदमी, मैं ये समझता हूँ कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। जिस भी आपने उम्मीदवार के लिए ये कहा कि साहब उसने ऐसा किया, तो वो अपने कमांडर की बात को मान के और सही चल रहा था। अब कहीं उसको ये लगा कि नहीं मैंने गलत किया, वो उस चीज़ का प्रायश्चित करना चाहता है, तो क्या कोई आदमी किसी ने मेरे लिए गाली लगा दी और वो मेरे से माफ़ी मांगेगा कि मेरे माफ़ करने का अधिकार नहीं है या माफ़ नहीं करना चाहिए? तो उस आदमी ने अगर कहीं किया तो उसका प्रायश्चित कर रहा था वो आदमी, और प्रायश्चित के लिए उसने जहाँ पार्टी से निवेदन किया उस पार्टी ने उसको स्वीकार किया और उसकी जो भूमिका होती थी वो उसकी हमने हमारे कमांडर की भूमिका उसको दी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से सवाल का जवाब दिया है, दर्शक बखूबी जान रहे हैं कि आपने मेरे पूरे कटाक्ष भरे सवाल को आपने कितने आसानी से निपटा दिया है इसको, है इस तरीके से जवाब देकर। खैर, जो आपकी पार्टी की मंशा थी, आपकी पार्टी के लिए अच्छा करे, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आपके साथ भी शुभकामनाएं हैं कि आप जो लगातार पार्टी के लिए प्रयासरत हैं, पार्टी में आपका उज्जवल भविष्य हो। पार्टी, क्योंकि चर्चा चल रही है कि डॉक्टर साहब को अभी आप तो अपने मुंह से नहीं बता रहे क्योंकि आप दूसरे कैंडिडेटों के बारे में नहीं खेलने दे रहे, तो लोकसभा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लोगों के जहन में है। खैर, जो भी आप तैयारी करें, राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टरी से के पैसे से छोड़कर राजनीति में आए हैं, अच्छा खेल लेते हैं आप। शुभकामनाएं हमारी बोल हिंदुस्तान को आपने सुनी। धन्यवाद। बहुत मैं शुक्रिया। मतदाताओं से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अपना मत का प्रयोग करें, और मैं अब आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए अच्छा करेगी तो आप हमें ज़रूर मतदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर BL रणवा साहब, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। कितनी खूबी से उन्होंने सवाल को टैकल किया है। इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार जारी है, वो देखते रहें बोल हिंदुस्तान पर। आप इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।